हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री क्लास 720। आप सभी कृषि के स्टूडेंटों का प्लांट फिजियोलॉजी के इस फर्स्ट चैप्टर में और फर्स्ट लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं थंबनेल में, एक प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्यकी का लेक्चर होने वाला है, जो कि हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला टॉपिक है कि पादप कार्यकी क्या होती है। इसको समझते हैं, तो देर न करते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं पादप कार्यकी विज्ञान क्या होती है। तो पादप कार्यकी विज्ञान वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है। यह पादप कार्यकी विज्ञान प्लांट फिजियोलॉजी है, वो बॉटनी की एक शाखा है, जिसमें क्या किया जाता है, पौधों की कार्यकी के बारे में। पौधे कैसे अपना कार्य करते हैं, उनको भोजन आप लोग या हम लोग बना के तो नहीं देते हैं, वो स्वयं ही अपना भोजन बनाते हैं। तो उनका एक कार्य की, मान लो शारीरिक कार्य की होती है, शारीरिक प्रक्रियाएं कैसे संपन्न करते हैं, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। उसको ही अपन बोलते हैं प्लांट कार्य की विज्ञान, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। तो इसकी ये डेफिनेशन है। तो आप सभी लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत एग्जामों में भी पूरी दे दी जाती है, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट दे दिए जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं कि किसकी परिभाषा है। तो और इसके जो फादर हैं वो हैं स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स को प्लांट फिजियोलॉजी के फादर माना जाता है। स्टीफन हेल्स को 1727 में किए गए कई प्रयासों के लिए पादप कार्यकी विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने कई प्रयास किए हैं और कई कार्य किए हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, इसीलिए उनको क्या माना जाता है, पादप विज्ञान का, पादप कार्यकी विज्ञान का जनक माना जाता है। और इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के फादर हैं, वो हैं जेसी बॉस, जगदीश चंद्र बॉस। तो इन्होंने भी प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत योगदान दिया है, इसीलिए इनको इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी का फादर माना जाता है। तो आप लोगों को प्लांट फिजियोलॉजी की डेफिनेशन तो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि प्लांट फिजियोलॉजी होती क्या है। यह पहली बात है कि प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो बॉटनी की शाखा है, वनस्पति विज्ञान की शाखा है, जिसमें पादप के शारीरिक प्रक्रियाएं या कार्यों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, पादप कार्यकी विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, इतनी डेफिनेशन है। और इसके फादर तो आप लोगों को पता चल ही गया, जनक स्टीफन हेल्स हैं, और जगदीश चंद्र बोस हैं, वो इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के फादर हैं, जनक हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में कि क्या किया है। गणित, भौतिक, जैव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पुरातत्व आदि जैसे कई क्षेत्रों में अग्रणी योगदान रहा है किसके, जेसी बॉस जी का। ठीक है, उन्होंने पौधों की वृद्धि मापने के लिए क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया है। अब क्रिस्कोग्राफ भी पूछा जाता है एग्जामों में कि क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया है। तो क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया है जगदीश चंद्र बोस जी ने। ठीक है, उन्होंने आमतौर पर भारतीय पादप कार्यकी का जनक माना जाता है। उन्हें क्या है, अब जगदीश चंद्र बोस जी को भारतीय पादप कार्यकी का जनक भी माना जाता है। पादप कार्यकी विज्ञान पुस्तक, एक जो बुक लिखी गई है प्लांट फिजियोलॉजी साइंस, वो सेल सवरी और रॉस द्वारा लिखी गई है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए आप सभी लोगों को याद करना है। ठीक है, अब जान लेते हैं परमिएबिलिटी, पारगम्यता के बारे में। पारगम्यता क्या होती है और यह कितने प्रकार की होती है। तो पारगम्यता का मतलब ये है कि पादप कोशिका भित्ति के अवशोषण के लिए विलायक और विलेय का संचयन। ठीक है, अब पादप कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, उसमें कैसे अवशोषण होता है, किसी भी चीज़ का अवशोषण होना, उसमें आना। ठीक है, विलायक और विलेय का संचय, मूवमेंट होता है विलायक या विलेय का मूवमेंट, एक तरफ से दूसरी तरफ का मूवमेंट होना, उसको बोलते हैं क्या, संचयन होना। तो इसके टाइप्स देख लेते हैं अपन। किसके टाइप, परमिएबिलिटी के टाइप्स, पारगम्यता के प्रकार। यह कितने प्रकार की होती है, तो यह 4 प्रकार की होती है। पहला तो होता है पारगम, पारगम्यता का एक प्रकार है पारगम। ठीक है, पारगम क्या होता है, पारगम एक पारगम झिल्ली एक जैविक या सिंथेटिक सामग्री है। जो पारगम होता है वो एक प्रकार की झिल्ली है, जो जैविक सिंथेटिक सामग्री है, जिसमें कई छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे छोटे कण इसके माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। छोटे छोटे छेद आप लोग समझ सकते हैं किस प्रकार से, जैसे आप लोगों ने देखी होगी चाय की छन्नी,
और आटा छानने वाली छन्नी को भी देखा होगा, तो उसमें कई छिद्र होते हैं और किसी भी चीज़ को एक तरफ से दूसरी तरफ निकालना है, जैसे चाय को निकालना है तो आराम से चाय निकल जाती है और आटा भी निकल जाता है, तो उसको ही बोलते हैं क्या, पारगम, जो आसानी से निकल जाए। इसका एग्जाम्पल प्लांट में देख लेते हैं। तो प्लांट में है कोशिका भित्ति, सेल वाल होती है जो प्लांट में, प्लांट की सेल वाल उसको बोलते, उसमें आराम से क्या होता है, पारगम हो जाता है किसी भी चीज़ का पारगम। प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी जो है सेल वाल होती है, उसमें आराम से पारगम्यता होती है। और अपारगम, अपारगम का मतलब होता है कि नहीं पहुंच पाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज़ का ना पहुंच पाना, उसको बोलते हैं अपारगम। अपारगम का मतलब वही होता है कि नहीं पहुंच पा रहा है। अभेद झिल्ली अणुओं को गुजरने की अनुमति नहीं देती है। अब अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस पारगम झिल्ली के द्वारा नहीं पहुंच पा, पारगम्यता के कारण नहीं पहुंच पाती है, उसको बोलते हैं अपारगम। इसका एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रिया की दीवारें। माइटोकॉन्ड्रिया की जो दीवारें होती हैं उसके द्वारा क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अणुओं का मूवमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है। अब थर्ड है जो अर्धपारगम, विशेष रूप से एक विलायक के पारित होने की अनुमति देता है लेकिन कुछ विलेय की नहीं। जो अर्धपारगम होता है कुछ को जाने की अनुमति दे देता है और कुछ को अनुमति नहीं देता है, उसको बोलते हैं अर्धपारगम। इसका एग्जाम्पल है पौधों में द्वितीय कोशिका भित्ति। प्लांट की जो सेकेंडरी सेल वाल होती है उसमें कुछ तो अणुओं को जाने की अनुमति दे देता है, कुछ को नहीं देता है, तो उसको बोलते हैं अर्धपारगम। अब फोर्थ है चयनात्मक और अंतरपारगम। यह चयनित कणों को पारित करने की अनुमति देता है। अब जितनों को सिलेक्ट कर लिया जाता है उनको जाने की अनुमति दे देता है, जैसे AFO का प्री होता है। अब जितने लोग AFO का प्री क्वालिफाइड हो जाते हैं उनको ही मेंस में बैठने की अनुमति दी जाती है, और जो नहीं क्वालिफाइड होते हैं उनको नहीं जाने की अनुमति देते हैं। तो वैसे ही है, जितने चयन हो जाते हैं, जिनको चयन कर लिया जाता है उनको आगे जाने की अनुमति दे दी जाती है, और जो चयन नहीं होते हैं उनको जाने की नहीं होती है, जाने की अनुमति नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल है प्लांट में कोशिका झिल्ली या जैव झिल्ली। और आगे जान लेते हैं अपन सोल्यूशन के बारे में। सोल्यूशन क्या हो जाता है, ये एक सजातीय मिश्रण को विलयन माना जाता है। सजातीय का मतलब होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम सेम। ठीक है। सजातीय मिश्रण को विलयन माना जाता है। समाधान में कण आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। NM का मतलब होता है नैनोमीटर, 1 NM से कम होता है। विलयन के सामान्य उदाहरण पानी में चीनी का मिलाना, पानी में नमक मिलाना, सोडा वाटर, ये सभी विलयन के प्रकार हैं। तो अब पहले मेन टाइप्स जान लेते हैं कि कितने होते हैं विलयन के। तो मेन टाइप्स होते हैं जो सोल्यूशन के, वो तो हैं 3 टाइप्स होते हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, ऐसे विलयन जिनमें कोशिका साइटोप्लाज्म के समान जल और विलेय की सांद्रता होती है आइसोटोनिक विलयन कहलाते हैं। यह समाधान ना कमज़ोर और ना मजबूत होते हैं। ये समान होते हैं, ना तो कमज़ोर होता है ना मजबूत होता है, समान होता है, जैसे कि आई ड्रॉप होती है, उसका एग्जाम्पल है। अगला है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है कोशिका के अंदर पानी की गति जिससे सूजन या स्फीति हो जाना। बिलोन तो देखो आप लोगों ने बुलाया भी होगा, तो उसमें अंदर जो होता है उसमें अंदर कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है तो उसमें सूजन हो जाती है। ठीक है। और बाहर की सघनता कम होती जाती है। भीतर की सघनता अधिक होती है लेकिन बाहर की सघनता कम होती है, उसको ही बोलते हैं हाइपोटोनिक विलयन। ठीक है। इसके उदाहरण हैं जीवद्रव्य प्रकुंचन, परासरण, सेल सूजन या स्फीति, अंतः शोषण। और लास्ट देखते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन भीतर की सांद्रता कम एवं बाहर की सांद्रता अधिक होती है, इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। यह है हाइपोटोनिक का अपोजिट। इसके एग्जाम्पल हैं जीवद्रव्य कुंचन, ब्राह्य परासरण, कोशिका सिकुड़न। ठीक है। इसमें क्या होता है, भीतर की सांद्रता कम हो जाती है और बाहर की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक, इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और
वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।